अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड। आई एम हैदर मक्सी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ कानून शाद ऑर्डर। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस हैं कानून शाद ऑर्डर की आर्टिकल 1 से लेकर 165 तक तमाम वीडियोस हमने बना रखी हैं ऑलरेडी। पूरा कोर्स आपको इन फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ज़रिए से आप इन तमाम वीडियोज़ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं सीरीज़ वाइज। सो दिस इज़ चार्ट फॉर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो ये ख़ास तौर पे बनाया गया है क्रिमिनल केसेस के लिए। सिविल केसेस में इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13B के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी हम टच करेंगे इसी वीडियो में। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, लव्स एकम्प्लिस की मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ना सिर्फ एकम्प्लिस की मीनिंग डिस्कस की है बल्कि अप्रूवर एंड को अक्यूज्ड की भी। एंड इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके रोल्स क्या हैं, इनकी दी गई एविडेंस की एविडेंटरी वैल्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप आर्टिकल 16 के एसेंस को समझना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो एकम्प्लिस की कैटेगरीज़ है इस पर भी सेपरेट वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहें तो आपको इसके लिए भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोनों वीडियोस के लिए। फर्स्ट वीडियो तो आपको ज़रूर देखनी है जिसमें हमने डिफरेंसेस बताए इन तीनों टर्म्स के बीच में। बात करें आर्टिकल 16 की तो इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में जो है विटनेस की कॉम्पिटेंसी की बात की गई थी कि कौन से लोग कॉम्पिटेंट हैं गवाह बनने के लिए, हु मे टेस्टिफाई। इन द सेम मैनर यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि एकम्प्लिस शरीक जुर्म भी कॉम्पिटेंट गवाह है। किस तरह से, लेट मी एक्सप्लेन। तो आर्टिकल 16 की वर्डिंग से हमें पता चलता है कि एक एकम्प्लिस यानी वो पर्सन जो कि दूसरे क्रिमिनल्स के साथ मिलके क्राइम कमिट करता है, तो ऐसा पर्सन भी कॉम्पिटेंट विटनेस होगा अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देने के लिए। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक एकम्प्लिस किन सर्कमस्टेंसेस में इस तरह की गवाही देगा। एकम्प्लिस आर्टिकल 16 के तहत गवाही सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देगा जहाँ पे दूसरा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा, रिकॉर्ड में कोई अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो कोर्ट की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो एकम्प्लिस से एविडेंस ले ताकि मेन मुजरमों को पकड़ा जा सके। मोरओवर एकम्प्लिस से गवाही किस तरह से ली जाए, इसके लिए कानून शहादत ऑर्डर में कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन CRPC के सेक्शन 337 में बताया गया है कि एकम्प्लिस इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में गवाही देगा जहाँ पे उसे पार्डन ग्रांट कर दी जाए, यानी उसने जो कुछ भी दूसरे क्रिमिनल्स के साथ मिलकर क्राइम कमिट किया था उससे उसे माफ़ी दी जाए। और इसी बिना पे वो पर्सन जो है वो एकम्प्लिस गवाही देगा अपने ही साथियों के खिलाफ। तो जहाँ पे किसी एकम्प्लिस को माफ़ी दी जाती है, पार्डन ग्रांट किया जाता है, तो वहाँ पे फिर उसको कहा जाता है अप्रूवर। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ एकम्प्लिस यूज़ हो रहा है ना, अगर यहाँ पे अप्रूवर लफ्ज़ यूज़ होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। फर्स्ट लाइन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 4 लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, बाद में उनको अदालत में लाया जाता है एंड अदालत में हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि इन चारों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होते जिनके बेसिस पे इनको सज़ा दी जाए। तो आपको पता है जब इंडिपेंडेंट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता तो हम आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर का सहारा लेते हैं। एंड कोर्ट जो है आर्टिकल 16 को यूटिलाइज़ करने के लिए CRPC के सेक्शन 337 का इस्तेमाल करते हुए इन चारों चोरों में से जिसने सबसे कम क्राइम कमिट किया उसे पार्डन ग्रांट कर दिया जाएगा, उसे माफ़ी दी जाएगी। उसे ये बता दिया जाएगा कि अभी अगर आप अपने साथियों के खिलाफ गवाही देंगे, तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगे कि आपके साथियों ने किस तरह से क्राइम कमिट किया है, तो आपको माफ़ी दे दी जाएगी। तो इसी सिलसिले में आर्टिकल 16 कहता है कि जहाँ पे किसी पर्सन को पार्डन ग्रांट कर दिया जाए, वो अप्रूवर बन जाए, तो ऐसे पर्सन की गवाही जो है वो कबूल की जा सकती है। वो पर्सन गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट रहेगा अपने ही साथियों के खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसी कौन सी वजूहत हो सकती हैं कि जिनकी वजह से 4 लोग चोरी करने जाते हैं एंड पीछे कोई एविडेंस ही नहीं मिलता। तो मेनली 3 रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला कि वो चोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग एंड सीक्रेसी के साथ चोरी करने जाते हैं, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ते। सेकंड कि कुछ लोगों ने इनको चोरी करते हुए देखा लेकिन वो गवाह नहीं बन रहे, अपने आप को छुपा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के लोग जिन्होंने इनको चोरी करते हुए देखा अगर वो गवाही दे दें तो फिर एकम्प्लिस की गवाही नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो पर्सन इंडिपेंडेंट
विटनेस बन जाएगा या फिर CCTV फुटेज मिल जाए, फिर भी आर्टिकल 16 को हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम इस लाइन को टेम्परेली स्किप करते हैं, बाद में से डिस्कस करेंगे, एंड डायरेक्टली मूव करते हैं लास्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन में हमने ये देखा कि एक एकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस है अपने ही क्रिमिनल पार्टनर्स के खिलाफ गवाही देने के लिए। लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि एकम्प्लिस की गवाही की हैसियत क्या है। क्या सिर्फ़ और सिर्फ एकम्प्लिस की गवाही के बेसिस पे उसके साथियों को सज़ा दी जा सकती है या नहीं, ये बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ एकम्प्लिस की गवाही के बेसिस पे इसके साथियों को सज़ा हो सकती है, एंड इसकी ये गवाही काफ़ी है उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए, भले ही कोई और सपोर्टिंग एडिशनल एविडेंस ना हो तो भी। इससे पहले कि हम लास्ट लाइन की ट्रू मीनिंग को देखें, एक लफ्ज़ है कोरोबरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कोरोबरेटिव एविडेंस। इसकी मीनिंग को समझना ज़रूरी है। आई होप आप सब जानते हैं इसकी मीनिंग, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जूनियर्स, इन केस अगर उनको नहीं पता तो मैं उनके लिए शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, कोरोबरेटिव एविडेंस को हम कहते हैं सपोर्टिंग एविडेंस, जो कि मेन एविडेंस को अगर कोई एविडेंस सपोर्ट करता है तो उसे कहते हैं कोरोबरेटिव एविडेंस। लेट्स से एक पर्सन ए है, वो ये अदालत में गवाही देता है कि मैंने पर्सन डी को अपनी आंखों से देखा पर्सन बी का कत्ल करते हुए, उसने ये गवाही दी। वहीं पे थोड़ी देर बाद पर्सन जेड आता है, वो कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, मैंने भी पर्सन डी को खून से रंगे हुए कपड़ों में देखा, इसके हाथ में असला था। यहाँ पे देखिए, ए की कही गई बात को जेड की टेस्टिमनी सपोर्ट कर रही। तो इसी तरह से कोई भी चीज़, कोई भी एविडेंस, ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमनी, कोई भी चीज़ किसी एक पर्सन की कही गई बात को कंफर्म करे, स्ट्रेंथन करे, उसकी तस्दीक करे, तो उसे कोरोबरेटिव या फिर जो है सपोर्टिंग एविडेंस का नाम दिया जाता है। तो लास्ट लाइन में बताया गया कि जहाँ पे किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एकम्प्लिस की गवाही के बेसिस पर सज़ा दी गई है एंड साथ में कोई भी कोरोबरेटरी या फिर सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तो ये जो सज़ा सुनाई गई है उस पर्सन को, ये इलीगल नहीं है। यानी यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि कोरोबरेटरी एविडेंस देने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एकम्प्लिस की जो गवाही है वो इन इटसेल्फ सफिशेंट है किसी को सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो लास्ट लाइन में जो लिखा है वो सिर्फ यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, हम इसे मानते ही नहीं है। हमारी कोर्ट जो है विदाउट कोरोबरेटरी एविडेंस सिर्फ और सिर्फ एकम्प्लिस की गवाही के बेसिस पे किसी को सज़ा नहीं देते। कोर्ट को ये आइडिया कहाँ से मिला, इसके पीछे भी एक चीज़ है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 का इलस्ट्रेशन भी चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 129 रेबटेबल प्रिजम्पशन को डील करता है। इस पर आपको हमारे अलग सी वीडियो मिल जाएगी, बट वो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट्स इनफ। इसके अलावा अगर आप हमारे लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो आर्टिकल 2 के एंड में हमने प्रिजम्पशंस डिस्कस किए थे, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि प्रिजम्पशन क्या होता है। लेकिन हम प्रिजम्पशन को नहीं छेड़ेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि इलस्ट्रेशन बी में क्या बताया गया है। इलस्ट्रेशन बी में बताया गया है कि एक एकम्प्लिस नाकाबिल यकीन है, उसकी दी गई गवाही पे भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई सपोर्टिंग एविडेंस ना मिल जाए, कोई कोरोबरेटरी एविडेंस ना मिल जाए जो कि उस एकम्प्लिस की कही गई बात को कंफर्म करे, तस्दीक करे, उसकी कही गई बात को सपोर्ट करे, स्ट्रेंथन करे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब तक एकम्प्लिस की कही गई बात को कोरोबरेट नहीं किया जाता, इसके बेसिस पे किसी पर्सन को सज़ा नहीं होगी। देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ और सिर्फ एकम्प्लिस की गवाही के बेसिस पे सज़ाएं होती थी, बट अब ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन भी, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ प्रिजम्पशन। जो हमने लास्ट लाइन देखा था आर्टिकल 16 का, इट वाज रूल ऑफ लॉ। ये भी आपको याद रहना चाहिए, इस पर MCQs आ सकते हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन बी की, तो ऐसा क्यों कहा गया कि एकम्प्लिस नाकाबिल एतबार है, इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, जिनमें सबसे पहला है कि वो पर्सन एकम्प्लिस खुद गुनहगार है, खुद क्रिमिनल है, तो इसी लिहाज से वो इमोरल नेचर का पर्सन है, उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। पॉसिबिलिटी है कि वो झूठ बोलेगा। सेकंड, कि जो शख्स अपने दोस्तों को धोखा दे सकता है, क्रिमिनल जो पार्टनर्स है उन्हीं के खिलाफ गवाही दे सकता है, तो उससे हम किस तरह से एक्सपेक्ट करें कि वो हमसे सच बोलेगा। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो अपने पार्डन के चक्कर में किसी इनोसेंट को फंसा सकता है, बातों को तोड़ मरोड़ के बता सकता है। तो ये कुछ रीजन्स है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोरोबरेशन ज़रूरी है, कोई सपोर्टिंग एविडेंस मिले तो ही हम यकीन करेंगे। कमिंग बैक टू दिस लाइन,
बताया गया है कि जितने भी हद से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, हद से रिलेटेड कौन से ऑफेंसेस होते हैं, वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर की हुई है ऑलरेडी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जहाँ पे एक्म्प्लिस एंड उसके साथियों ने हद से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वहाँ पे वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बन सकते। कोई भी एक्म्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बनेगा, आर्टिकल 16 की कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगी। रीज़न क्या है? आपको पता है कि तज़कियतुल शहूद होना चाहिए ना इस्लाम में, एक विटनेस, उसकी गवाही। तो जहाँ पे एक्म्प्लिस की बात आती है तो इस्लाम में एक्म्प्लिस की गवाही कबूल नहीं है, वो तज़कियतुल शहूद की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। इस सेम चीज़ को हम जो है थोड़ा सा आर्टिकल 17 में भी डिस्कस करेंगे। अगर बात करें आर्टिकल 16 की ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट इज़ कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, एविडेंस की कमी की वजह से कोई भी ऑफेंडर कानून की गिरफ्त से बच ना सके। एक तो ये चीज़। सेकंड, कि जो मेन प्रिंसिपल ऑफेंडर्स हैं वो कानून की गिरफ्त में है, उनका पकड़ा जाना ज़रूरी है। अगर मेन ऑफेंडर्स को हम नहीं पकड़ेंगे तो यू कैन अज्यूम कि वो दोबारा से क्राइम करेंगे सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी को नुकसान होगा। तो इसी वजह से हम जो है सेक्शन 337 CRPC के तहत सबसे कम क्राइम करने वाले पर्सन को पार्डन ग्रांट करते हैं। अगर हम मेन क्रिमिनल को जो है पार्डन ग्रांट कर दें, फिर तो ऑब्जेक्ट ही ख़त्म हो गया ना इस आर्टिकल का। इसीलिए हम सबसे कम ऑफेंडर को जो है ऑफेंस करने वाले पर्सन को पार्डन ग्रांट करते हैं।